हेलो दोस्तों, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम साइकोलॉजी एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अ हाइपोथेसिस इज अ। तो आपको बताना है कि परिकल्पना एक डैश होती है। ठीक है, तो हमने पहले भी बात की है कि जो हाइपोथेसिस है वो एक ऐसी थ्योरी होती है जिसको कि हम टेस्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, थ्योरी टू बी टेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसीजन मेकिंग इज अ काइंड ऑफ। तो आपको बताना है कि डिसीजन मेकिंग किस चीज का प्रकार है। तो जो डिसीजन मेकिंग है ये एक तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब यदि हम डिसीजन मेकिंग की बात करें तो एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम सबसे पहले प्रॉब्लम को देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो भी उसके सॉल्यूशंस होते हैं हम उनको लिखते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारे पास बहुत से सॉल्यूशन आते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उन सभी विकल्पों में से किसी को चूज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग कहते हैं। और ये क्या है, एक तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटीट्यूड इंडिकेट्स अ पर्सन्स डैश डायरेक्शन। तो आपको बताना है कि अभिवृत्ति व्यक्ति की डैश दिशा को दर्शाती है। तो जो एटीट्यूड है ये किसी पर्सन की स्पेसिफिक डायरेक्शन को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, स्पेसिफिक। तो आपको याद रखना है कि जो एटीट्यूड है ये किसी पर्सन की स्पेसिफिक डायरेक्शन को दर्शाता है। मतलब कि वो कैसे किसी आइडिया, किसी सिचुएशन या फिर किसी पर्सन के बारे में क्या वो फील करता है, कैसे उनके बारे में सोचता है, ये सारी चीजें आपके एटीट्यूड में आती है। और जो एटीट्यूड है ये आपके बिहेवियर को, आपके रिएक्शंस को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, स्पेसिफिक। यदि हम बात करें ऑप्शन ए की जो कि जनरल है, तो कुछ कॉन्टेक्स्ट में ये भी इसका आंसर हो सकता है। मतलब कि कुछ कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि जो एटीट्यूड है ये किसी पर्सन की जनरल डायरेक्शन को दर्शाता है। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हुआ है। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन बी, स्पेसिफिक ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परसेप्शन इज सेंसेशन प्लस। तो आपको बताना है कि प्रत्यक्षीकरण संवेदना तथा डैश के योग से बनता है। तो यदि हम बात करें सेंसेशन की, तो जो भी रॉ डेटा हम सेंसरी ऑर्गन से रिसीव करते हैं उसको हम सेंसेशन कहते हैं। मतलब कि जो भी चीजें हम देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं वो आपकी सेंसेशन में आती है। और जो परसेप्शन है, परसेप्शन का मतलब होता है कि कैसे हम सेंसेशन की इंटरप्रिटेशन करते हैं। मतलब कि कैसे हम जो भी चीजें हमने देखी होती हैं, सुनी होती हैं, कैसे हम इन चीजों को एक मीनिंग देते हैं, इस चीज को हम परसेप्शन कहते हैं। तो जो परसेप्शन है ये सेंसेशन प्लस मीनिंग होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मीनिंग। Next question is endocrine glands are called ductless gland because they secrete their hormones। तो आपको बताना है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं यानी कि जो एंडोक्रीन ग्लैंड्स हैं इनको हम डक्टलेस ग्लैंड क्यों कहते हैं। तो इनको हम डक्टलेस ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डायरेक्टली इनटू द ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवीजन इज अ पार्ट ऑफ। तो आपको बताना है कि रिवीजन यानी दोहराना ये किस चीज का पार्ट है, भाग है। तो जो रिवीजन है आपका मेमोरी का पार्ट है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनकॉन्शियस थॉट प्रोसेसेस इज एसोसिएटेड विद। तो आपको बताना है कि जो अनकॉन्शियस थॉट प्रोसेस यानी अचेतन विचार प्रक्रिया है वो किससे जुड़ी हुई है। तो ये आपकी इंक्यूबेशन से जुड़ी है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इंक्यूबेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रेंजर रोल इंफॉर्मेशन दैट कम्स फर्स्ट इज कॉल्ड। तो पूछा गया है कि सबसे पहले प्राप्त होने वाली सूचना की प्रबल भूमिका क्या कहलाती है। तो जिस इंफॉर्मेशन को हम सबसे पहले रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो हमारी परसेप्शन में, हमारी डिसीजन मेकिंग में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है। और इस चीज को हम प्राइमरी फैक्ट कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्राइमरी फैक्ट। Next question is child tendency to respond to stimulus that are similar to conditioned stimulus is। तो आपको बताना है कि जब कोई बच्चा कंडीशन स्टिमुलस की तरह मिलते जुलते और स्टिमुलस पर सेम रिएक्ट करता है, सेम रिस्पॉन्स शो करता है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं जनरलाइजेशन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जनरलाइजेशन।
अब यदि हम इसे एग्जाम्पल से समझें तो आपको डॉग वाला एक्सपेरिमेंट तो याद होगा ही, जहां पर डॉग की कंडीशनिंग की गई थी कि वो बेल बजने पर सलाइवा प्रोड्यूस करता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेल का बजना था ये कंडीशन स्टिमुलस था। अब यदि डॉग बेल के साउंड की तरह और सिमिलर साउंड पर भी सेम रिस्पॉन्स शो करता है, मतलब कि सलाइवा प्रोड्यूस करता है, तो मतलब कि डॉग ने क्या किया है, उस साउंड की जनरलाइजेशन कर दी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जनरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्ग्राफिया इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी विच अफेक्ट्स पर्सन्स। तो आपको बताना है कि डिस्ग्राफिया जो कि एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो पर्सन की किस योग्यता को प्रभावित करती है। तो जो डिस्ग्राफिया है ये राइटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राइटिंग एबिलिटी। तो आपको याद रखना है कि जो डिस्ग्राफिया है ये आपका राइटिंग से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है, जहां पर जो इंडिविजुअल हैं उन्हें लिखने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेड लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन थिंकिंग। तो आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है कि भाषा चिंतन पर आधारित होती है, ये किसके द्वारा दी गई है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसे पियाजे ने दिया है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पियाजे। जो जीन पियाजे हैं इन्होंने कहा है कि जो थॉट है वो लैंग्वेज को डिटरमाइन करते हैं, मतलब कि पहले थॉट इमर्ज होते हैं और उसके बाद आपकी लैंग्वेज आती है। तो जो लैंग्वेज है ये आपकी थॉट पर डिपेंड करती है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ लर्निंग। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अधिगम का क्षेत्र नहीं है। तो जो यहाँ पर डोमेन ऑफ लर्निंग नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, स्पिरिचुअल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इसके अलावा यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं कोग्निटिव, अफेक्टिव और कोनेटिव, ये सभी आपके लर्निंग के डोमेन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग। तो आपको बताना है कि ये जो फैक्टर दिए हैं इनमें से कौन कौन से फैक्टर लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी फैक्टर दिए हैं ये सभी लर्निंग को प्रभावित करते हैं, मतलब कि लर्नर की जो मोटिवेशन है, उसकी मैच्योरेशन है, टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं, लर्नर की फिजिकल और मेंटल हेल्थ, ये सभी आपके लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ए, बी, सी एंड डी। Next question is, who has central place in education according to child psychology। तो आपको बताना है कि चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुसार एजुकेशन के सेंटर में कौन रहता है। तो हम सभी जानते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुसार जो एजुकेशन का सेंटर है वो बच्चा रहता है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, द चाइल्ड। Next question is, the psychological point of view which emphasizes unconscious motivation as a factor in human behavior is। तो आपको बताना है कि वह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जो कि ह्यूमन बिहेवियर में अनकॉन्शियस मोटिवेशन पर एम्फसाइज करता है, उस पर जोर डालता है, वो कौन सा है। तो हम जानते हैं कि जो साइको एनालिसिस है यहाँ पर अनकॉन्शियस मोटिवेशन को ह्यूमन बिहेवियर में कारक के रूप में देखा जाता है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, साइको एनालिसिस। इसी के साथ यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि जो साइको एनालिसिस है इसके जनक कौन है। तो आपको बताना है हु इज फादर ऑफ साइको एनालिसिस। Next question is, the morality of self-accepted principles was proposed by। तो आपको बताना है कि स्व स्वीकृत सिद्धांतों की नैतिकता किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो इसे कोहलवर्थ ने दिया है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कोहलवर्थ। Next question is, which of these tests did McClelland first use to measure the need for achievement। तो आपको बताना है कि need for achievement को मेजर करने के लिए मैकलेलैंड ने सबसे पहले किस टेस्ट का यूज किया। तो जो मैकलेलैंड है इन्होंने सबसे पहले TAT यानी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का यूज किया है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो आपको याद रखना है कि उपलब्धि आवश्यक को मेजर करने के लिए मैकलेलैंड ने सबसे पहले थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग रिक्वायर्स। तो आपको बताना है कि गिलफोर्ड के अनुसार अब सारे चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग में किसकी आवश्यकता होती है। So according to Guilford, divergent thinking involves generating multiple solutions और idea। ठीक है, मतलब कि divergent thinking में multiple solutions को generate कर पाना, multiple ideas को produce करना शामिल होता है।
और इस चीज के लिए फ्लुएंसी की जरूरत होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिपीटेड प्रेजेंटेशन ऑफ CS विदाउट द UCS रिजल्ट्स इन। तो आपको बताना है कि यदि हम अनकंडीशनल स्टिमुलस के बगैर सिर्फ कंडीशनल स्टिमुलस को ही बार बार प्रेजेंट करें तो उसका परिणाम क्या होगा। तो यदि हम अनकंडीशनल स्टिमुलस के बगैर सिर्फ कंडीशनल स्टिमुलस को ही बार बार प्रेजेंट करेंगे तो उससे जो लर्न बिहेवियर है उसकी एक्सटिंक्शन हो जाती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एक्सटिंक्शन। अब यदि हम इसे एग्जाम्पल से समझें तो आपको याद होगा कि हमने डॉग की कंडीशनिंग की थी कि वो बेल बजने पर सलाइवा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे बेल बजने को खाना मिलने के साथ एसोसिएट किया था, ठीक है। तो डॉग को लगता था कि जब भी बेल बजेगी तो मतलब कि खाना मिलेगा। तो उसने क्या किया था, बेल के साउंड को खाने के साथ एसोसिएट किया था और जब भी बेल बजती थी तो उसके मुंह से सलाइवा निकलता था। अब मान लो कि आप बेल बजाओ और बेल बजाने के बाद उस डॉग को खाना ना दो, ठीक है। और जब आप इस प्रोसेस को बार बार करोगे कि बेल बजाओगे और उसको खाना नहीं दोगे तो क्या होगा, एक टाइम आएगा कि जो डॉग है वो उस लर्न बिहेवियर को भूल जाएगा, मतलब कि वहां पर लर्न बिहेवियर की एक्सटिंक्शन हो जाएगी। तो अब जो डॉग है वो बेल बजने पर भी सलाइवा प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो जब भी हम अनकंडीशनल स्टिमुलस के बगैर कंडीशनल स्टिमुलस को बार बार प्रेजेंट करते हैं, मतलब कि इस प्रोसेस को जब हम बार बार करते हैं तो इससे क्या है, एक्सटिंक्शन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉव, डोलार्ड, मिलर, मॉरर, सीयर्स suggested that all aggressive acts are caused by। तो आपको बताना है कि डूब, डॉलार्ड, मिलर, मॉवरर और सीयर्स ने सुझाव दिया है कि सभी अग्रेसिव एक्ट डैश के कारण होते हैं। तो इनके अनुसार जो भी अग्रेसिव एक्ट है वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से होते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, फ्रस्ट्रेशन। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।